हाँ जी मेरे दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे लेसन नंबर 24 पे। अब ये जो लेसन है ना हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है। देखो क्या है कि इंसॉल्वेंसी अब ना अपनी आखिरी स्टेज पे है। देखो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस और हमारी जो ये बुक है ये भी एकदम ख़त्म होने पे आ रही है। क्योंकि देखो जब सारी कोशिशें हो गई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए, सारी कोशिशें हमने कर ली, उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं बन पा रही है, देन आखिरी ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? हम कर देंगे लिक्विडेशन। लिक्विडेशन कर देंगे उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी का जो क्या हो गई है, फेल हो गई है किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्लान पे। क्योंकि देखो अगर रेजोल्यूशन प्लान हमारा इंप्लीमेंट हो जाता देन लिक्विडेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर तो प्रॉपर तरीके से इंसॉल्वेंसी हो ही जाती, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो जाता। बट अब सिंस रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गए हैं, हर हद तक जो कोशिश थी वो सारी कोशिशें फेल हो गई हैं, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट अदर देन टू लिक्विडेट दैट पर्टिकुलर एंटिटी। अब देखिए लिक्विडेशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि ये जो लिक्विडेशन हम लोग पढ़ेंगे वो कहां पे आएगा। ये आएगा बेटा हमारे पार्ट 2। आपको मैंने अलग अलग पार्ट डिस्कस करा रखे हैं ना, पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 में आपका लिक्विडेशन की बात की जाएगी जो आपके रेजोल्यूशन प्लान के फेल होने की वजह से आएगा। अच्छा, एक वॉलंटरी लिक्विडेशन भी है, उसमें आप रेजोल्यूशन प्लान फेल होने की वजह से नहीं, उसमें आप इंसॉल्वेंट नहीं थे, आप अपनी मर्जी से आप क्या कर रहे थे, लिक्विडेट कर रहे थे। वो इसके बाद अगले चैप्टर्स में आएगा। बट अभी क्या है कि वो जो कोशिशें हम कर रहे थे कि जो इंसॉल्वेंट कंपनी है उसको कैसे भी करके रिवाइव कर दें, जब वो सारी कोशिशों से हम हार गए, देन जो फाइनली हम लिक्विडेशन कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कवर हो रहा है। यहां पे हम सेक्शंस कितने डिस्कस करने वाले हैं? देखो सेक्शन 33 से लेके सेक्शन 54 ऑफ आईबीसी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे पूरे पूरे लिक्विडेशन के बारे में। आइए जरा समझते हैं क्या इसमें करना है, कैसे करना है। वही पहले हम लोग रीड करेंगे, देन उसके बाद उसको याद करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। आइए वही बात जो मैंने लिखी हुई है कि सेक्शन 33 टू 54 चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 2 आईबीसी का जो है वो किससे डील करता है बेटा? लिक्विडेशन प्रोसेस फॉर एनी कॉर्पोरेट पर्सन। अब जरा देखिएगा, आपको मैंने एक बात बता रखी है कि अगर कोई चीज एक्ट में लिखी है या कोड में लिखी है तो एक्ट और कोड के अंदर बेटा सारे प्रोविजंस लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं। वो रेगुलेशंस यहां पे क्या हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज मेड दी, ये देखो रेगुलेशन का नाम देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016। नाम में पता चल रहा है कि यहां पे लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस है, जो वर्किंग है लिक्विडेशन किस तरीके से होगा वो रेगुलेशन के अंदर इन डिटेल दे रखा है। काफी हद तक जो प्रोविजंस है वो इंस्पायर्ड होते हैं एक्ट से, आप क्या कर देते हो रेगुलेशन के थ्रू उन्हें और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर देते हो। उसके बाद देखिएगा, टू रेगुलेट द लिक्विडेशन प्रोसीड अंडर चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 2 एंड दीज रेगुलेशंस आर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई रेगुलेशन की बात कर रहे हो आप, कोड वगैरह एक्ट सब हमारे क्या हो जाते हैं, अलग अलग टाइम पे अमेंड हो जाते हैं। तो रेगुलेशन कौन सी बड़ी चीज है, जैसी जैसी उस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करते रहते हैं। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एग्जैक्टली क्या है, सबसे पहला दे रखा है दोस्त इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। अभी लिक्विडेशन नाम की चीज कैसे इनिशिएट होती है पहले मैं आपको बता दूं। लिक्विडेशन में होगा क्या, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, देखो जो आपका ऑलरेडी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चल रहा था, जो कोशिशें कर रहा था इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की, या तो आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी को एज अ लिक्विडेटर। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा बढ़िया है, जिम्मेदार बंदा है, इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी फिर भी वो नहीं कर पाया, तो फिर आप क्या करोगे, लिक्विडेटर एज अपॉइंट कर लोगे उसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। अगर बाई चांस आप उसको नहीं करते हो देन आपको किसी और बंदे को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, बट वो जो लिक्विडेटर होगा वो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही होगा। तो सबसे पहले सेक्शन 33 से हमने शुरुआत करी थी ना, 33 से लेकर 54 तक। तो देखो सबसे पहले 33 के अंदर ही क्या बात दे रखी है, सेक्शन 33 ऑफ द कोड लिस्ट आउट ट्रिगर्स फॉर इनिशिएटिंग। ट्रिगर्स फॉर इनिशिएटिंग मतलब ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिसके बाद इनिशिएट हो जाएगा लिक्विडेशन प्रोसेस। यानी कि लिक्विडेशन प्रोसेस देखो कभी भी चाहो तब नहीं चालू कर सकते हो, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जब वो पर्टिकुलर कंडीशन आएगी उसके बाद आप लिक्विडेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ट्रिगर का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के गुस्से की भी एक सीमा होती है कि आपसे अगर कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप एक टाइम तक टॉलरेट करोगे, जब एक लेवल आता है ना कि जब वो मां बहन की गालियों पे आ जाता है तो उसके बाद आप कहते हो कि अब बहुत हुआ, अब हिंसा होगी। ये होता है ट्रिगर पॉइंट। तो देखो लिक्विडेशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, सेक्शन 33 में देखो बेयर एक्ट में क्या दे रखा है, बेयर एक्ट में सॉरी बेयर कोड में क्या दे रखा है। देखो वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पे कौन है, हमारी प्यारी एनसीएलटी, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट पर्सन की बात कर रहे हैं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर जो आईआरपी है जो प्रोसेस चल रहा था उससे पहले, उसकी एक्सपायरी से पहले पीरियड और मैक्सिमम पीरियड परमिटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी। देखो क्या हो सकता है कि जो आपका सीआईआरपी का आपने ऑलरेडी पीरियड सेलेक्ट कर रखा था, मान ले 90 डेज का जो डिसाइडेड था,
या तो उससे पहले या फिर जो मैक्सिमम पीरियड अलाउड है, मैक्सिमम पीरियड अलाउड सीआरपी के लिए कितना है, 180 डेज का है वो, या फिर अगर आप फास्ट ट्रैक के थ्रू कर रहे हैं और द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट सीआईआरपी अंडर सेक्शन 56 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एज द केस में बी, अरे यार एक सेकेंड, सॉरी, एज द केस में बी, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डज नॉट रिसीव अ रेजोल्यूशन प्लान, इसको कोई रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं मिला। एक बात बताओ, रेजोल्यूशन प्लान अगर मिलेगा नहीं तो फिर सॉल्यूशन तो कोई मिलना नहीं है, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा देन लिक्विडेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही क्या है भाई। इससे पहले कि जो असेट्स हैं उनकी वैल्यू डिग्रेड हो जाए तो अच्छी बात ये रहेगी ना कि उसे लिक्विडेट करके बात नक्की करें, तो यहां पर वो बात लिखी हुई है। देन उसके बाद बी पॉइंट में क्या दे रखा है, रिजेक्ट्स द रेजोल्यूशन प्लान, यानी रिजेक्ट कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कैसे रिजेक्ट करेगी रेजोल्यूशन प्लान को, फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड देयरइन, जो भी रेजोल्यूशन प्लान के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उनको नॉन कंप्लाई किया गया है देन वो क्या करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी जिसमें वो कहेगी कॉर्पोरेट डेटर को कि वो लिक्विडेट होगा उस मैनर में जैसा इस चैप्टर के अंदर दे रखा है, चैप्टर 3 के अंदर दे रखा है। और फिर क्या करेगी, एक इशू करेगी पब्लिक अनाउंसमेंट जिसमें वो कहेगी कॉर्पोरेट डेटर इज इन लिक्विडेशन, सबको बताएगी हो हल्ला करके कि भैया अब ये कॉर्पोरेट डेटर है, इसका रेजोल्यूशन प्लान फेल हो चुका है, अब इसको हम लिक्विडेट कर रहे हैं, इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। और रिक्वायर सच ऑर्डर टू बी सेंट टू अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड, और अथॉरिटी की बात क्या है बेटा, जिस आरओसी के साथ वो रजिस्टर्ड है उसको क्या करेगी, वो ऑर्डर सेंड कर देगी। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग, रिजेक्ट करेगी रेजोल्यूशन प्लान को किस बेसिस पे, लिख लो साथ के साथ, रिजेक्ट करेगी क्या चीज होनी चाहिए, रिजेक्ट करेगी किस लिए, नॉन कंप्लायंस के लिए। फिर उसके साथ क्या करेगी, वो कुछ काम करने पड़ेंगे उसे। सबसे पहले वो क्या करेगी, ऑर्डर पास, या पास एन ऑर्डर टू बी लिक्विडेटेड, कि भैया जो कॉर्पोरेट एंटिटी है वो लिक्विडेट हो रही है। देन दूसरी चीज क्या करेगी बेटा, पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट। एंड देन तीसरी चीज क्या होगी, ऑर्डर सेंट टू आरओसी, या फिर इसी को हम कहते हैं अथॉरिटी, ठीक है, कि भैया ये कंपनी अब होने वाली है लिक्विडेट। अब जरा देखो, वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी बट बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। देखो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या कह रहा है बेटा, या तो सीआईआरपी के दौरान, या तो सीआईआरपी जो चल रही है उसके दौरान, बट सीआरपी के दौरान, बट उससे पहले रेजोल्यूशन जो प्लान है वो कंफर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान कंफर्म हो गया देन उसके बाद क्या होगा बेटा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होगी। बट रेजोल्यूशन प्लान के कंफर्म होने से पहले और सीआईआरपी के दौरान इंटीमेट कर देता है किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल रहा है ऑफ द डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कि भैया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने, सर हम रेजोल्यूशन प्लान तो अभी कंफर्म हुआ नहीं है पर अभी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ना 66% वोटिंग के साथ क्या कह दिया है कि भैया कंपनी को लिक्विडेट कर दो, हमें इस कंपनी पे भरोसा नहीं है, हम इसको और मौका नहीं देना चाहते हैं। देन उस केस में भी क्या हो जाएगा बेटा, कंपनी को लिक्विडेट करने का ऑर्डर पास करना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये जैसे पॉइंट 1 है ना, वही यहां पे पॉइंट 2 चालू हो रहा है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग CIRP but before resolution plan confirmation intimate adjudicating authority order of resolution of committee of creditors with 66%, देन लिक्विडेशन ऑर्डर पास करना पड़ेगा, लिक्विडेशन ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ओके जी, आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। फिर आओ अगला पॉइंट देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ आपको रबिश है, इसको एग्जाम के लिए आप मत पढ़िए, इसे छोड़ दीजिए। देन तीसरा पॉइंट आइए, वेयर द रेजोल्यूशन प्लान। अब देखो रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव कर दिया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, अब क्या हुआ बेटा, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, किसके द्वारा, बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इज कॉन्ट्रावेंड बाय द कंसर्न्ड कॉर्पोरेट डेटर। पर कॉर्पोरेट डेटर इतना निकम्मा है कि उसने उस रेजोल्यूशन प्लान का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करा, उसने क्या करा, कॉन्ट्रावीन करे हैं उसके कोई भी प्रोविजन को, कॉन्ट्रावीन्ड बाय कॉर्पोरेट डेटर। देन एनी पर्सन, देखो कोई भी पर्सन कॉर्पोरेट डेटर के अलावा, क्योंकि जो गलती करता है वो तो एप्लीकेशन दे नहीं सकता,
तो एनी पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर जिसका इंटरेस्ट प्री जुडिशली अफेक्टेड हुआ है, यानी कि जिसको नुकसान हुआ है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रावेंशन से, वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भैया इसके अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दो, ये बंदा निकम्मा है। तो देखो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा, कॉन्ट्रावेन कर दिया है किसने, कॉर्पोरेट डेटर ने, प्लस एप्लीकेशन बाय पर्सन इंटरेस्ट प्रीजुडिशली अफेक्टेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देन क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन ऑर्डर पास करना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। आगे बात समझ। और चौथा पॉइंट क्या है बेटा, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। अब जब एप्लीकेशन मिलेगी किस द्वारा, उस बंदे द्वारा जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रावेंशन से, इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिटरमाइन कर लेती है कि कॉर्पोरेट डेटर ने सच में कोई कॉन्ट्रावेंशन करी है। बेटा एप्लीकेशन देने का मतलब है कि वो अपनी तरफ से पहल कर रहा है कि सर देखो ये बंदा कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आंख बंद करके भरोसा थोड़ी ना करेगी, वो क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी कि सच में ऐसी कुछ बात हुई है या नहीं हुई है। बट अगर उसने डिटरमाइन कर लिया कि उसने वाकई में एक कॉन्ट्रावेंशन करा है, देन कहेगा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इट शैल पास एन लिक्विडेशन ऑर्डर, किस पर्टिकुलर में, सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, 2 एंड 3 के अंदर। उसके बाद सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, when a liquidation order has been passed, no suit or other legal proceeding shall be instituted by or against the corporate debtor। सिंपल सी बात है भाई, अब कंपनी कॉर्पोरेट डेटर मरने की कगार पे है और मरे हुए आदमी के मुंह में गंगा जल डाला जाता है बेटा, उसको परेशान नहीं किया जाता। तो प्लीज जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाएगा तो कृपया करके कोई भी सूट या कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चालू नहीं होगी, या ऑलरेडी अगर चल रही है तो वो वहीं पे बंद हो जाएगी, क्योंकि अब वो मरने वाला है। Provided that a suit or other legal proceeding may be instituted by the liquidator on behalf of the corporate debtor with the prior approval of adjudicating authority। एक प्रोवाइजो दे रखा है क्या, कि सूट और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग may be instituted by the liquidator on behalf of the corporate debtor with the prior approval of the adjudicating authority। मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं हो सकता, बट कॉर्पोरेट डेटर द्वारा तो सूट फाइल हो सकता है ना। तो अगर लिक्विडेटर को लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके अगेंस्ट अगर केस फाइल किया जाएगा तो वहां से कुछ रिकवरी हो सकती है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से वो परमिशन लेगा, अप्रूवल लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ क्या करेगा, लीगल प्रोसीडिंग्स करेगा। और द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 शैल नॉट अप्लाई टू लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच ट्रांजैक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इग्नोर करो इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को भी इग्नोर करो। उसके बाद नहीं, ये वाला पॉइंट अभी इग्नोर मत करो, मुझे लगा था ये दूसरा पॉइंट है। जरा देखो, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। ध्यान से सुनो, नोटिस ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या है, कि जैसे लिक्विडेशन ऑर्डर आएगा तो क्या है, डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि जितने भी एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स या वर्कमैन है, जितने भी ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज या वर्कमैन है कॉर्पोरेट डेटर के, उनको उनकी ड्यूटीज से क्या मिल चुकी है, निजात मिल चुकी है, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब निभाने की जरूरत नहीं है। बट अगर बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर कंटिन्यू हो रहा है लिक्विडेटर द्वारा, देन उनकी जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में वो डिस्चार्ज नहीं होंगे। इन जनरल क्या होंगे बेटा, डीम्ड कर दिया जाएगा कि नोटिस ऑफ डिस्चार्ज दे दिया गया है ऑफिसर को, एम्प्लॉयज को, वर्कमैन को। बट अगर अभी लिक्विडेशन के दौरान लिक्विडेटर कॉर्पोरेट डेटर के भलाई के लिए, कि उसकी बिजनेस की वैल्यू को बनाए रखने के लिए चाहता है कि बिजनेस को भी कंटिन्यू किया जाए, देन उसको नोटिस ऑफ डिस्चार्ज नहीं दिया जाएगा। देन इस केस में हम क्या करेंगे, उनको सर्विस पे रखे रहेंगे। अब जरा देखो, अरे यार कहां है व्हेन लिक्विडेशन कैन बी ऑर्डर्ड, व्हेन लिक्विडेशन कैन बी ऑर्डर्ड, जरा देखिएगा सेक्शन 33 में लिखी हुई है बात, प्रोवाइड्स फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन फॉलोइंग 4 सिनेरियोज। और जो 4 सिनेरियोज है बेटा, ये देखो, ये 4 पॉइंट्स, यहां तक के पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या क्या, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिसीव नहीं किया रेजोल्यूशन प्लान, समरी दे रखी है एक तरीके से, ये समरी है, ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़े हैं बेरक्ट के उसकी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ CIRP और फास्टर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। दूसरा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया रेजोल्यूशन प्लान। तीसरा क्या है, कंफर्मेशन से पहले प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने क्या कर दिया है, 66% मेजोरिटी के साथ क्या कर दिया है, डिसाइड कर लिया कि लिक्विडेट कर देंगे कॉर्पोरेट डेटर को, और कॉर्पोरेट डेटर ने वायलेट कर दिया है कोई टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। तो अगर आपको एग्जाम के लिए याद करना होगा तो आप एग्जाम के लिए ये पढ़ना, इसको रट के चले जाना, क्योंकि छोटा है और आप इसको समझ तो लिया ही है, बना के अपने हिसाब से लिख देना। बट अगर आप सिर्फ इतने 4 पॉइंट्स को डायरेक्टली भी लिख देंगे, देन आपके मार्क्स कटने के कोई आसार नहीं है।
आप आराम से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब जरा देखना यहां पे फिर बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है 1 2 3 4 पॉइंट्स की, आप प्लीज इसको छोड़ देना या फिर सिर्फ रीड मार लेना। कहां से कहां तक, ये लो, ये देखो यहां से लेके यहां तक, लो जी रीड मारना है। केस लॉ है, मैं कहूंगा अगेन आपको रीड मारना चाहिए एग्जाम के लिए। नो नो नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसको भी रहन दो, इसको भी रहन दो, इसको भी रहन दो, लिक्विडेशन और नहीं, ये भी हो चुका है। हाँ अब आ जाओ, अब इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी एग्जाम के लिए, ध्यान से देखना। सेक्शन 33 हो चुका है, सेक्शन 34 अब हम करने हैं। सेक्शन 34 में देखो क्या बात लिखी है, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, और उसको क्या फीस पे करनी है, कैसे पे करनी है, ये सारी बातें कहां लिखी हुई हैं, सेक्शन 34 के अंदर। देखो लिक्विडेटर का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सिंपल सी बात है, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं हो यू कांट बी अ लिक्विडेटर। तो हर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिक्विडेटर नहीं हो सकता, पर हर लिक्विडेटर को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना जरूरी है। अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एज द केस में बी। अब देखो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही हम लिक्विडेटर बना रहे हैं, तो देखो बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासिस एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, सेक्शन 33 के अंदर, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड फॉर द सीआईआरपी, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हमने सीआईआरपी के लिए अपॉइंट किया था, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ अ रिटन कंसेंट, आप उससे एक रिटन कंसेंट लिखवा लो कि वो भी अपॉइंट होना चाहता है एज ए लिक्विडेटर और नहीं होना चाहता है, बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द एडजुडिकेंट अथॉरिटी शैल एक्ट एज अ लिक्विडेटर फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडेशन अनलेस रिप्लेस्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मेरी बात ध्यान से समझो, इसका हिंदी में मतलब यह है कि जो बंदा ऑलरेडी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, आप उससे एक रिटन कंसेंट लिखवा लो कि वो भी लिक्विडेटर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसकी रिटन कंसेंट लेकर क्या कर देगी, उसको लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट कर लेगी। बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे कंपल्शन नहीं है कि उसको चाहिए उसको लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट करना, वो चाहे तो रिप्लेस भी कर सकती है अंडर सबसेक्शन 4। ओके, अब जरा देखो क्या क्या पावर्स होंगी बेटा जो लिक्विडेटर को मिलेगी, ये बातें कहां लिखी है, सबसेक्शन 2 के अंदर लिखी है। तो देखो सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर अंडर सेक्शन 34 जितनी भी पावर्स है, ध्यान से देखो, ऑल पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जितने बड़े बड़े लोग थे ना जो डायरेक्टर्स थे जिन्होंने कंपनी को इस कगार पे पहुंचाया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सनल और अदर अगर पार्टनर्स, अगर आप एलएलपी हो तो उनके जो पार्टनर्स हैं ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल सीज टू हैव इफेक्ट एंड शैल बी वेस्टेड इन द लिक्विडेटर। यानी कि देखो अगर मैं बात पावर की करूं, पावर किस किस की बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सनल की या फिर पार्टनर्स की, ये सारी क्या हो जाएंगी, सीज हो जाएंगी और ये जाके किस में चली जाएंगी, एक कुएं में चली जाएंगी, लिक्विडेटर के पास चली जाएंगी, सारी लिक्विडेटर को मिल जाएगी। अब ये बन जाएगा सुपर पावरफुल मैन। ओके, फिर सबसेक्शन 3 के अंदर देखो क्या बातें लिखी हुई हैं, मैंडेट्स दैट द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेटर शैल एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन टू द लिक्विडेटर एज में बी रिक्वायर्ड बाय हिम। अगेन वही वाली बात है कि भाई आपको लिक्विडेटर अब आपका करता धरता है, तो जितने पर्सनल हैं, जितने एम्प्लॉयज हैं उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटर के, उनको क्या करना पड़ेगा, हेल्प, असिस्टेंस, कोऑपरेशन, मना नहीं कर सकते आप किसी काम के लिए, किस काम के लिए, इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड provision of section 19 shall apply in relation to voluntary liquidation process as they apply in liquidation process। voluntary liquidation process जब मैं आपको कराऊंगा तब कराऊंगा, अभी आपको सिर्फ यह समझना है कि आप मना नहीं कर सकते हो, आपको सारी असिस्टेंस और कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, किसके लिए, लिक्विडेटर के लिए। अब जरा देखो जो सबसेक्शन 4 के अंदर यहां पे इन्होंने कहा था ना रिप्लेस्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो रिप्लेसमेंट के बारे में क्या प्रोविजन है, ये देखो सबसेक्शन 4 के अंदर दे रखा है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ सेक्शन 34 मेक्स प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4। देखो क्या बातें लिखी हुई हैं, कब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रिप्लेस किया जाएगा, तो देखो रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल was rejected for failure to meet the requirements mentioned in subsection 2 of section 30। अब देखो सबसेक्शन 2 सेक्शन 30 क्या आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी सर, मैंने आपसे कहा था कि अभी 1-1.5 घंटे तक मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी
आप आराम से कॉल करिएगा मुझे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ। अब जरा देखना, वो जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30 कहाँ पे लिखा हुआ है? वो जो 30 डेज की रिक्वायरमेंट थी ना कि 30 डेज के अंदर आपको रेजोल्यूशन प्लान क्या करना पड़ेगा, सबमिट कराना पड़ेगा। अगर वो बंदा नहीं कर पाता है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उसने प्लान सबमिट नहीं कराया, देन वो लापरवाह इंसान है यार। आप क्या कर दोगे? उसको हटा दोगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कॉर्पोरेटर के, वो रेकमेंड करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और उन्हें रीजन देना पड़ेगा राइटिंग के अंदर, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पवित्र लोग तो है नहीं, वो ऑलरेडी क्या है, कल्प्रिट्स हैं उस कंपनी को इस कगार पे पहुंचाने के लिए। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हाँ यार इस लिक्विडेटर को हटाना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, तो उन्हें प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा वो चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। सी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल्स टू सबमिट रिटन कंसेंट अंडर सबसेक्शन 1। रिटन कंसेंट, यहां पे देखो, जो रिटन कंसेंट की मैंने बात करी थी ना, ये रिटन कंसेंट देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं दे पाता है देन क्या एज्यूम किया जाएगा? आपने रिटन कंसेंट दी, हम आपको लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज सी, यानी कि इस क्लॉज के लिए और इस क्लॉज के लिए ऑफ सबसेक्शन 4, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे डायरेक्ट बोर्ड टू प्रपोज द नेम ऑफ अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर। इस काम के लिए भी देखो, बोर्ड का रोल इस वाले में था, तो इसमें तो बोर्ड ही रेकमेंड कर रही है, तो फिर रिकमेंडेशन मांग ही नहीं सकते हैं। तो ए और सी के अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो किससे कहेगी? बोर्ड से कहेगी कि यार एक काम करो ना, आप ही रेकमेंड कर दो। अगर मुझे वो अच्छा लगी आपकी रिकमेंडेशन तो मैं अपॉइंट कर लूंगा, नहीं अच्छी लगी तो रिजेक्ट कर दूंगा। और बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड प्रपोज करेगा नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल along with written consent, और उससे जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उससे रिटन कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बंदा एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसी भी वे में अगर वो अपॉइंट होता है तो उससे पहले उसकी क्या ली जाती है? रिटन कंसेंट, कि वाकई में वो काम वो खुद करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। और ये काम कितने दिन में करना है? विद इन 10 डेज ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला है कि भैया आप अपनी रिकमेंडेशन दो, उसके 10 दिन के अंदर आपको एक रिकमेंडेशन देना पड़ेगा और उस बंदे का रिटन कंसेंट भी लेना पड़ेगा। और जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल ऑफ बोर्ड, बोर्ड ने जो प्रपोजल दिया है उसका रिसिप्ट मिलने के बाद फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर, वो क्या करेगी? बाय एन ऑर्डर अपॉइंट कर देगी उस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एज अ लिक्विडेटर। यानी कि बोर्ड ने जो रिकमेंड किया, लिक्विडेटर को उसका रिकमेंडेशन पसंद आ गया, तो फिर वो क्या कर देगी? उस बंदे को अपॉइंट कर देगी एज अ लिक्विडेटर। बात खत्म। केस लॉ आप रीड मारेंगे खुद से, ठीक है जी? आ जाओ। अब क्या है? फी फॉर द कंडक्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। क्या है फीस लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स के कंडक्ट करने के लिए? तो सेक्शन 34 सबसेक्शन 8 के अंदर दे रखा है दैट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर शैल चार्ज सच फी फॉर द कंडक्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स एंड इन सच प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अब जरा देखिएगा, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। हाँ जा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पे बोर्ड का मतलब क्या है बेटा? हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आप क्या करोगे? एक सिंपल सी बात बताओ, एक कंपनी है जिसकी नेट एसेट्स कितने की है? सिर्फ 10 करोड़ की है। अब असेट्स जो है लिक्विडेशन वाली वो सिर्फ 10 करोड़ की है, और अगर आप फीस 100 करोड़ के हिसाब वाली असेट की मांगोगे देन यार कौन देना चाहेगा आपको? तो आपकी जो फीस होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेटर। अगर वो उसके प्रोपोर्शन में है देन फिर आपको कोई देने में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जितनी मेहनत कर रहे हो सिर्फ आपको उतनी ही फीस मिलेगी, उससे ज्यादा फीस नहीं मिलेगी। और ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब हमारा बोर्ड डिसाइड करेगा। अच्छा एक चीज और बोल दूं, शायद मैंने गलती से आपको ऊपर बोर्ड की रिकमेंडेशन के लिए बोला हुआ है। यहां पे ये जो बोर्ड है ना, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, और यहां पर भी मैंने शायद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर दी है। अब आइएगा फिर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं किसी भी लिक्विडेटर की? तो जरा देखिएगा, बात आ गई है सेक्शन 35 प्रोवाइड्स अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज। हम लोगों ने भी क्या कर लिया? सेक्शन 33 कर लिया, सेक्शन 34 कर लिया। अब बारी आती है सेक्शन 35 की। तो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर आपको मेरे हिसाब से याद करने चाहिए एनी 6 पॉइंट्स। कोई 6 पॉइंट्स आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो,
और बाकियों को समझ के चलेंगे तो आपका भला रहेगा। तो जरा देखिए, सेक्शन 35 प्रोवाइड्स अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज। नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जितनी नीचे लिस्ट दे रखी है सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, बट मेजरली जो होता है वो यही है, यानी कि दिस लिस्ट इज नॉट लिमिटेड, इसके अलावा भी स्कोप है और होने का। ऑफ द लिक्विडेटर टू इंश्योर ऑर्डरली कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। जरा देखिए, सबसे पहले क्या है पावर, टू वेरीफाई क्लेम्स ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स। जितने क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने क्लेम्स दिए हैं कि भैया हमारा पैसा देना है, हमारा पैसा देना है, उन सबको वेरीफाई करो कि भैया सच में ये है भी है या नहीं है। फिर क्या करना है, टेक इनटू कस्टडी और कंट्रोल ऑल द असेट्स, अपने कब्जे में ले लो सारी की सारी असेट्स, प्रॉपर्टी, इफेक्ट्स, एक्शनेबल क्लेम ऑफ द कॉर्पोरेटर। जितनी प्रॉपर्टी, असेट्स, जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स है वो सब अपने कंट्रोल में ले लो। फिर इवेल्युएट करो assets and property of the corporate debtor in the manner as may be specified by the board and prepare a report। अगेन बोर्ड की बात कर रहा हूं तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, कहां पे है ये असेट, कौन अभी किसकी पोजीशन में है, ये सब चीजें आपको इवेल्युएट करनी है। फिर आप क्या करोगे, टू टेक सच मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द असेट्स। अब देखो लिक्विडेशन भाई साल भर भी चल सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर वो कोशिश करनी है जिससे आप प्रोटेक्ट कर सके और प्रिजर्व कर सको असेट्स को एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ही कंसिडर्स नेसेसरी, जैसा आपको ठीक लगता है। हमने सेलेक्ट करते टाइम एज अ लिक्विडेटर आपको हमने हर चीज आपकी देख ली थी, अब हमें आप पे भरोसा है, अब आप जैसा चाहें उस हिसाब से क्या कर दे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। फिर क्या करो, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन एज ही कंसिडर नेसेसरी। अगर लिक्विडेटर को लगता है कि अभी तुरंत इसके बिजनेस को रोकना, सीज करना सही नहीं है, इसकी वैल्यू को कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। अब सब कुछ करता धरता वही हो गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, सबकी पावर्स इसके पास आ गई है, तो वो क्या करेगा, बेनिफिशियल लिक्विडेशन के लिए वो क्या कर सकता है, उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देन एफ पॉइंट क्या हो गया, सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 to sell the immovable and movable property and actionable claim of the corporate debtor in liquidation by public auction। आप क्या कर सकते हो, जो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जितनी आपको यहाँ पर, जिनकी आपने कस्टडी ली और जिनको इवेल्युएट किया, आप क्या कर सकते हो, उसको पब्लिक ऑक्शन करा सकते हो या कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करके बेच सकते हो, विद पावर टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट और टू सेल द नेम सेम इन पार्सल्स इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी भी थ्रू जो आपको लगता है ज्यादा बेनिफिशियल है वो आप बता दीजिएगा, और साथ के साथ आपको रिपोर्ट देते रहना है कि आपने जो काम किया है, क्यों किया है, क्या चीज की है, ये सब आपको इन्फॉर्म करता रहना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। प्रोवाइडेड दैट लिक्विडेटर शैल नॉट सेल immovable and movable property or actionable claim of the corporate debtor in liquidation to any person who is not eligible to be a resolution applicant। अब जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अगर कोई बंदा नहीं बन सकता, आपने वो रिक्वायरमेंट्स रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज में आपने पढ़ा हुआ है कि कौन कौन बंदा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है। अगर कोई बंदा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए सक्षम नहीं है, यानी कि उसमें कोई कमियां हैं, ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, देन आप उस पर्सन को सेल भी नहीं कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, फिर जी पॉइंट क्या है, जी पॉइंट देखिए, टू ड्रॉ, एक्सेप्ट और मेक एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर आपको कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, हुंडी है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो या तो आप ड्रॉ कर सकते हो किसी के फेवर में या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी चीज आप कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ अब आप हो कॉर्पोरेट डेटर के। देन टू टेक आउट इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी डिसीज्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड टू डू इन हिज ऑफिशियल नेम any other act necessary for obtaining payment of any money due and payable from a contributory or his estate which cannot be ordinarily done in the name of corporate debtor। contributory मतलब कौन होता है कि कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर उनसे आपको पेमेंट रिकवर करनी है, चाहे अगर कोई डिसीज्ड कंट्रीब्यूटरी है या एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूटरी है, देन आप जैसे कॉर्पोरेट डेटर अगर खुद करती है काम तो वो खुद नहीं कर पाती, तो अब आप लिक्विडेटर बन चुके हो, आपके पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एक सपोर्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो जो पहले कॉर्पोरेट डेटर खुद नहीं कर पाती थी। फिर क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत है, मान लो आपको किसी वैल्यूएशन के लिए असेट की वैल्यूअर की जरूरत है, किसी इंजीनियर की जरूरत है, आर्किटेक्ट की जरूरत है, किसी भी प्रोफेशनल की जरूरत है, फ्रॉम एनी पर्सन और अपॉइंट एनी प्रोफेशनल इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको अपना काम करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो आप उस प्रोफेशनल असिस्टेंस को ले सकते हो। देन आप इनवाइट कर सकते हो और सेटल कर सकते हो क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स।
claimants and distribute proceeds in accordance with the provision of the code। फिर आप क्या करोगे, जो क्रेडिटर्स जो वेरीफाई आपने किए और आपको लगा है कि वाकई में क्रेडिटर्स के लिए पैसा बकाया है, तो आप उनको अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट वे में लिक्विडेशन के बाद जो असेट सेल हुई हैं उसके बाद आप उनको क्या कर सकते हो, पैसे पे के खत्म कर सकते हो। फिर इंस्टीट्यूट कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो एनी सूट। अब क्या है, कंपनी मतलब आप, कॉर्पोरेट डेटर मतलब आप, तो आप इंस्टीट्यूट भी कर सकते हो, किसी पे केस कर भी सकते हो और किसी के द्वारा केस ले भी सकते हो, डिफेंड भी कर सकते हो, सिविल नेचर का चाहे क्रिमिनल नेचर का, इन द नेम ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो क्या, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, कि अगर फाइनेंशियल अफेयर्स जो भी फाइनेंशियल डेटा है कॉर्पोरेट डेटर का उसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो डिटरमाइन करने के लिए कोई अंडर वैल्यूड या प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं है कि कहीं किसी असेट की वैल्यू मान लो 1 करोड़ है और आपने इसको अंडर वैल्यू कर रखा है 50-60 लाख पे, ये काम तो नहीं है। कोई आपने प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रखी है, किसी को प्रोफेशनल प्रायोरिटी तो नहीं दे रखी है। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने का आपके पास हक है। Then M point, to take all such action steps or to sign, execute and verify any paper deed। यार ये सारी चीजें आई थिंक ये सेल्फ रीड वाली हैं, ये पॉइंट आप लोग सेल्फ रीड कर सकते हो। आप क्या करेंगे, मैंने 6 पॉइंट्स बोले हैं, आप 2 पॉइंट और बढ़ा लो, 2 पॉइंट और बढ़ा लो, टोटल 8 पॉइंट आप यहां पे अगर याद कर लेंगे देन आपको उतने की ही जरूरत पड़ेगी। आपको जो सबसे ज्यादा आसान लगते हैं पॉइंट वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है।